हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंट एक्टिव इनकम बना सकते हैं, और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके कंसिस्टेंट पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आई एम गोना कवर दैट टॉपिक कि आप कैसे स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए दोनों तरह की इनकम जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एक्टिव इनकम हमारा प्रेजेंट ब्यूटीफुल बनाती है तो पैसिव इनकम हमारा फ्यूचर सिक्योर करती है। क्योंकि एक्टिव इनकम हमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है, हमें रोज एफर्ट पुट करने पड़ते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग डेली का काम है, डेली एफर्ट पुट करने पड़ते हैं, तभी हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बट अगर हम स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम विदाउट पुटिंग आवर एफर्ट और पुटिंग वेरी लेस एफर्ट वी विल जनरेट अ रेगुलर इनकम विच विल हेल्प इन आवर फ्यूचर। वीडियो में आपको पता लगेगा कि आप जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, और आप जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कौन से पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैसिव इनकम होती क्या है? पैसिव इनकम वो इनकम होती है जब हम थोड़े से एफर्ट पुट करें, और जब हम एफर्ट पुट करें हमारी एक रेगुलर इनकम जनरेट हो जाए और हमें उस इनकम के लिए डेली एफर्ट पुट ना करने पड़े। किस तरह? स्टॉक मार्केट में दो तरीके हैं जिससे आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। वन इज इन्वेस्टिंग, सेकेंड इज स्विंग ट्रेडिंग। तो हम दोनों टॉपिक के बारे में 101 बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी इन द स्टॉक मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि इन्वेस्टिंग होती है फॉर एवर के लिए। इन्वेस्टिंग का मतलब एक दो महीने नहीं होता है, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है सालों के लिए, कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें सालों के लिए और जो आपको रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं। दे आर 4 वे ऑफ इन्वेस्टिंग। वन इज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, सेकेंड इज म्यूचुअल फंड, थर्ड इज रियल स्टेट इन्वेस्टिंग ट्रस्ट, एंड फोर्थ इज बॉन्ड। तो हम चारों के बारे में आपको मैं 1 बाय 1 बताऊंगी। व्हाट इज डायरेक्ट इन्वेस्टिंग? डायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या है? जिसमें आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप स्टॉक्स बाय करते हैं एज इन्वेस्टमेंट पर्पज से, और जब वो स्टॉक इंक्रीज हो जाए प्राइस का, वो आपका प्रॉफिट होता है, जिसे हम बोलते हैं हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें, जिसमें हम अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स डालते हैं, जो स्टॉक्स हम सालों के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और जैसे जैसे स्टॉक की इनकम मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाता है, जो प्रॉफिट होता है वो हमारी एक इनकम होती है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दो तरीके से हो सकती है। पहला, आप खुद डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि HDFC का स्टॉक बहुत बढ़ेगा, तो मैं HDFC के 100 स्टॉक बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लिए, वो मेरा पोर्टफोलियो में चले गए। ठीक है, उसके बाद मुझे लग रहा है रिलायंस का स्टॉक अच्छा जाएगा, मैंने रिलायंस के 500 स्टॉक लिए, बाय कर लिए, और वो मेरे पोर्टफोलियो में चले गए। दैट इज माई पोर्टफोलियो ऑफ रिलायंस एंड HDFC। सो आप डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका इन्वेस्टमेंट करने का क्या होता है? दूसरा तरीका इन्वेस्टमेंट करने का होता है SIP। SIP मतलब क्या होता है? स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जैसे आप मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं, वीकली SIP स्टार्ट कर सकते हैं, डेली SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपने ब्रोकर को बोल दिया कि जैसे आपने बोला कि मुझे हर वीक 2000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, आपने अपने ब्रोकर में 2000 रुपये पुट कर दिए। ठीक है, वो आपने उसे अपने ब्रोकर में सेट कर दिया कि मैंने जो भी मेरे 2000 रुपये होंगे वो रिलायंस में जाएंगे, ICICI बैंक में जाएंगे, और एक आधा स्टॉक आपने और ऐड कर लिया। तो क्या होगा? हर वीक पे जो आपका जैसे मंडे ट्यूसडे जो भी डेट आपने फिक्स करी होगी, जो भी डे आपने फिक्स किया होगा, आपका ब्रोकर 2000 रुपये आपके अकाउंट से लेगा। ठीक है, और उन स्टॉक्स में इक्वली इन्वेस्ट कर देगा। तो SIP का यही फायदा होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें एक एवरेज प्राइस बन जाता है स्टॉक्स का, तो आपका क्या होता है? प्रॉफिट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आप जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो किसी स्टॉक में, तो आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे इन्वेस्ट करते हो। सो दो तरीके से आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक, आप खुद स्टॉक बाय कर सकते हो, दूसरा आप अपने ब्रोकर पे SIP सेट कर सकते हो वीकली मंथली, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी रिस्की हो सकती है अगर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा ये ध्यान रखें कि जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी स्ट्रॉन्ग हो, वो वैल्यू बेस्ड कंपनी हो। आप पूरी रिसर्च करें कि वो कंपनी की ग्रोथ कैसी है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मेन इंपॉर्टेंट उसका मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी के आगे उसके जो प्रोडक्ट्स है उसके कॉम्पिटिटर क्या हैं, उस प्रोडक्ट की आगे मार्केट में क्या वैल्यू रहने वाली है, कि वो कंपनी कैसे आगे पोटेंशियल है उसमें ग्रो करने का या नहीं है। क्योंकि अगर आप बिना रिसर्च करे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी
आपको इन्वेस्टमेंट में लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गूगल पे एग्जांपल हैं कि आप अगर इस कंपनी में 2010 में इन्वेस्ट करते हो तो आज आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हो 1 करोड़ हो जाते, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो आप 2010 में इतने करते तो इतने हो जाते। बट देयर आर मैनी कंपनीज ऑल्सो जिसमें अगर हम 2010 में कुछ इन्वेस्ट करते तो आज वो पैसा जीरो होता। एग्जाम्पल रिलायंस कैपिटल। सो हमेशा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें हमें हमेशा कंपनी के बारे में पूरी जानकारी, पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट गलत ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने एक बार गलत इन्वेस्टमेंट कर ली तो आपके पैसे काफ़ी लंबे टाइम के लिए फंस सकते हैं और लॉसेस आपको टेंशन दे सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च जरूर करें, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी ने आगे कितना ग्रो कर सकती है, सो दैट आपकी इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल के प्रॉफिट दे सके। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अपनी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। जब भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं आप दो तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन इज ग्रोथ कंपनी, सेकेंड इज डिविडेंड कंपनी। ग्रोथ कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसका जो प्रॉफिट होता है ना वो आगे अपने आप में इन्वेस्ट करती है ताकि वो आगे ग्रो कर सके। जैसे जो कंपनी नई नई होती हैं, स्टार्ट होती हैं, वो क्या करती हैं, जो भी उनका प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को अपने पे इन्वेस्ट करती है ताकि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज सके और अपने आप को ग्रो करने में हेल्प कर सके। ठीक है, उससे आपको कैसे फायदा होगा अगर आप ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आप ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जब वो प्रॉफिट अपने आप पे इन्वेस्ट करेगी, जब वो अपने प्रॉफिट को और बढ़ाएगी, जब अपने आप को और एक्सटेंड करेगी, तो क्या होगा, उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगा और जैसे जैसे उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा आपका भी प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरी होती है डिविडेंड कंपनी। डिविडेंड कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनी जब भी उनको कोई प्रॉफिट होता है, जैसे उनका क्वार्टरली या ईयर रिजल्ट आता है और उनका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अपने आप इन्वेस्ट करने की जगह वो अपना प्रॉफिट जो अपने शेयर होल्डर है उनके साथ एज अ डिविडेंड के रूप में शेयर करते हैं। ठीक है, सो अगर आप डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी ईयरली, कई कंपनीज ईयरली प्रॉफिट डिविडेंड शेयर करती है, कई मंथली करती हैं, कई क्वार्टरली करती है। दैट इज डिपेंड अपॉन टू कंपनी। सो वो जब कंपनी अपने डिविडेंड के रूप में अपना प्रॉफिट शेयर करती है तो वो एक हमारी रेगुलर इनकम जनरेट होती है। सो जब भी आप इन्वेस्ट करें आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप डिविडेंड वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दो फायदे हैं, एक तो डिविडेंड मिलेगा आपको रेगुलरली, सेकंड वो कंपनी ग्रो भी कर रही है तो उसका जो शेयर प्राइस बढ़ेगा उसका भी प्रॉफिट इनडायरेक्टली आपको ही होगा। सो जब भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करें, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सी अच्छी कंपनी है, कितना डिविडेंड देती है, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है, इवन मनी कंट्रोल पे भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो डिविडेंड देती हैं, कितने % डिविडेंड देती हैं, उन्होंने बैक में कितना डिविडेंड दिया है, सारी डिटेल आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो आप थोड़ा सा रिसर्च जरूर करिएगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर उसमें ग्रोथ कंपनी है तो आपको कितना आगे प्रॉफिट हो सकता है, और अगर वो डिविडेंड कंपनी है तो आपको कितना डिविडेंड आगे चल के मिल सकता है। सो हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करें रिसर्च जरूर करें ताकि आप गलत इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा इन्वेस्टिंग का तरीका कौन सा है, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड से हमें फ़ायदा क्या होता है, जैसे हम जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन खुद पता करनी पड़ती है, हमें कंपनी के लिए फंडामेंटल सारी रिसर्च खुद करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड से हमें ये फ़ायदा होता है कि ये काम हमारे लिए म्यूचुअल फंड करता है। मतलब जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे मनी लेते हैं, आगे जाके वो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और जो भी उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट हमें हमारे साथ शेयर होता है। तो म्यूचुअल फंड में यही फ़ायदा है कि अगर आप खुद इन्वेस्ट करने के लिए खुद रिसर्च नहीं करना चाहते और आपके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इतनी अच्छी रिसर्च कर सके, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जब भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जरूर चेक करें कि वो म्यूचुअल फंड कितनी अच्छी है, उसने लास्ट में कितने रिटर्न्स दिए थे, उसका मतलब क्या बैकग्राउंड है, कितनी उससे रिटर्न मिली है, कितना उससे प्रॉफिट हुआ है। सो दैट आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छी है और आगे चल के वो आपको प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड, अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। सो ऑलवेज डू द प्रॉपर रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड सो दैट आप गलत डिसीजन ना लें। थर्ड वे इन्वेस्टमेंट का क्या होता है, रियल इस्टेट ट्रस्ट फंड।
रियल एस्टेट ट्रस्ट फंड क्या होता है? ये भी म्यूचुअल फंड की तरह होता है। जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपके पास रेंटल इनकम जनरेट हो जाए या प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज हो जाए तो आपको प्रॉफिट हो जाए। बट आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि आप डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि अगर हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें काफ़ी बड़ी कैपिटल चाहिए होती है, लाखों करोड़ों में कैपिटल चाहिए होती है। सो रियल एस्टेट ट्रस्ट फंड क्या होते हैं? इसमें म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। आप छोटी सी कैपिटल रियल एस्टेट ट्रस्ट फंड में डालिए, वो क्या करेंगे, उस कैपिटल को लेंगे और आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, वो काफ़ी लोगों की कैपिटल कलेक्ट करते हैं और आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। सो उस रियल एस्टेट में जिस भी प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, उस प्रॉपर्टी से अगर जो भी उनको रेंटल इनकम आ रही है या उस प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होने के बाद जो भी उनको प्रॉफिट आ रहा है वो सारा अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं। जस्ट लाइक आप म्यूचुअल फंड, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और जो भी उनको स्टॉक से प्रॉफिट होता है वो अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करते हैं। रियल एस्टेट ट्रस्ट फंड भी यही करता है। आप रियल एस्टेट ट्रस्ट फंड में जैसे इन्वेस्ट करेंगे वो आगे आपकी मनी रियल एस्टेट में, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देगा और उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम होगी या जो भी प्रॉफिट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। अगर आप एक स्मॉल कैपिटल से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो रियल एस्टेट ट्रस्ट फंड इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। बट अगेन आई से, जब भी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करें, एक प्रॉपर रिसर्च करें कि आप जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या रिस्क है, क्या कैपेसिटी है, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। आपको सारी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर, अगर आप बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। द फोर्थ वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट। आप चाहे तो बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, स्टिल अगेन आई विल से प्रॉपर रिसर्च के बाद। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जब भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, जब भी आप स्टॉक इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाए तो ये जरूर ध्यान रखिए कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करें। ये ना हो कि आपने सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक ऐड कर दिए या सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक ऐड कर दिए, तो इससे क्या होगा कि अगर उस सेक्टर में कोई इम्पैक्ट आएगा तो आपके सारा का सारा पोर्टफोलियो लॉसेज में जा सकता है। सो हमेशा जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं ये चीज़ ध्यान रखें कि आप डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स में, कुछ बैंकिंग के, कुछ फार्मा के, कुछ एग्रीकल्चर के, तो डिफरेंट स्टॉक्स को ऐड करें ताकि अगर एक सेक्टर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके बाकी स्टॉक्स प्रॉफिट में रहें। सो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की कि हम कैसे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि जब भी आपने कोई स्टॉक लिया, आप किसी स्टॉक को लेके बुलिश है, आपने स्टॉक को बाय कर लिया और आपका टारगेट कुछ 100 या 200 या 300 पॉइंट दूर है, बट आपको सिंगल डे में उस स्टॉक में डील नहीं काटनी। आप तब तक वेट करेंगे जब तक वो स्टॉक का टारगेट हिट नहीं हो जाता। वो हो सकता है टारगेट एक हफ्ते में हिट हो सकता है वो टारगेट एक महीने में हिट हो सकता है वो टारगेट 2 महीने में हिट हो, बट यू आर गोना कैरी दैट पोजीशन फॉर टाइम टिल द टाइम दैट द टारगेट डजंट गेट हिट। आइदर टारगेट और योर स्टॉप लॉस, दोनों में से जब तक कोई हिट नहीं कर जाता आप उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। सो उसे बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में मतलब आपको सेम डे डील नहीं काटनी है, आपने अपनी डील को तब तक कैरी करना है जब तक या तो आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता या तो अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, और वो कितना भी टाइम लग सकता है, उसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं और कुछ महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखें ताकि आप स्विंग ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट पैसिव इनकम जनरेट कर सके। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें आप ध्यान रखें कि हमें ऑलवेज ट्रेड विद द प्रॉपर सेटअप। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉपर सेटअप होना ज़रूरी है, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी एक प्रॉपर सेटअप होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी रैंडम ट्रेड ले सकते हैं। जब भी आप कोई स्विंग ट्रेड करें, ला लिया आपने कोई स्टॉक लिया, आपको लग रहा है कि स्टॉक बुलिश है, आप उस स्टॉक को बाय कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक में आपका एंट्री पॉइंट क्या है, स्टॉक में आपका टारगेट क्या है, स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस क्या है। क्योंकि अगर आप कोई रैंडम ट्रेड लेंगे, विदाउट प्रॉपर सेटअप ट्रेड लेंगे तो आपको लॉसेज हो सकते हैं और लॉसेज बड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप एक कोई स्विंग ट्रेड करें या आप कोई भी ट्रेडिंग करें हमेशा प्रॉपर सेटअप के साथ करें और आपके पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि जब भी आप ये ट्रेड लेंगे इसमें आपकी क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए ताकि आपको लॉसेस फेस ना करने पड़े। सो पहले पॉइंट का ध्यान हमेशा ये रखिए कि ऑलवेज डू द ट्रेड विद द प्रॉपर सेटअप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट का हमेशा आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में बनाया था कि एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप गलत टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है और वो आपको लॉसेस दे सकती है। सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है एनालिसिस करने का वो है 1 आवर,
4 आवर और अ 1 डे कैंडल। उससे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए तो आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है, क्योंकि अगर हम 5 मिनट में कोई एनालिसिस करें तो दैट इज़ ओनली फॉर द इंट्राडे, दैट इज़ नॉट फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, कोई भी एनालिसिस करना चाहते हो, तो आपका टाइम फ्रेम हमेशा 1 आवर, 4 आवर या 1 डे होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी बड़ी कैंडल्स पे या आप जितनी बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे उतनी ज़्यादा नॉइस कम होगी, और जितनी ज़्यादा नॉइस कम होगी उतना ज़्यादा आपकी एनालिसिस और अच्छी होगी और आपको और प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि यू डू द प्रॉपर एनालिसिस इन प्रॉपर टाइम फ्रेम फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड पॉइंट जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें या ओवरनाइट पोजीशन कैरी करें, आपको जो ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑलवेज हेज योर पोजीशन, ताकि आपके लॉसेस मिनिमम हो सके और लॉसेस फिक्स हो सके। क्योंकि अगर आपने ऑप्शन में ट्रेडिंग करी है या फ्यूचर में ट्रेडिंग करी है और बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई न्यूज़ आ गई और आपका जो ट्रेड है वो उल्टा पड़ गया, तो आपको अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं, आपको बहुत मेजर लॉसेस हो सकते हैं। और अगर आपने अपनी पोजीशन को हेज किया हुआ तो आपके जो लॉसेज है वो लिमिटेड हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑलवेज हेज योर पोजीशन, कि आप उस पोजीशन को कैसे हेज कर सकते हैं और आपको कैसे किस तरह की हेजिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड वॉच दैट वीडियो। इसमें आपको समझ आएगा कि जब भी आप ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग करें आप कैसे उस पर हेजिंग लगा सकते हैं। उससे 2 चीज़ें होंगे, जब आप हेज करेंगे आपके जो लॉसेज है वो लिमिटेड हो जाएंगे, सेकंड आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं हमें मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलते हैं, और जब हम उसको हेज कर देते हैं अपनी पोजीशन को तो हमेशा हमें मार्जिन बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आप छोटे इन्वेस्टमेंट से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हेजिंग के 2 फायदे, एक तो आपके लॉसेज लिमिटेड हो जाते हैं, दूसरी आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करें ऑलवेज हेज योर पोजीशन। फोर्थ पॉइंट का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें या ओवरनाइट पोजीशन कैरी करें, डोंट ट्रेड ऑन द न्यूज़ एंड इवेंट। उससे क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में आपने बोला मैं टीसीएस में बुलिश हूँ, मैं टीसीएस की पोजीशन कैरी कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट आना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये भाग सकता है और मैंने इसमें बुलिश पोजीशन क्रिएट कर लिया है। हो सकता है रिजल्ट अच्छा आए बट उस दिन बिग प्लेयर उस पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले, आप उस स्टॉक पे बुलिश हो बट उस दिन प्रॉफिट बुकिंग हो गया और टीसीएस नीचे आ गया रिजल्ट वाले दिन, आपका क्या होगा, आपको लॉसेज हो जाएंगे। सो ये हमेशा होता है कि इवेंट पे उस स्टॉक्स पे या इंडाइसिस पे क्या होगा वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, उस टाइम उस पर बिग प्लेयर कैसे ट्रेड करेंगे हमें नहीं पता, इसलिए हमें न्यूज़ और इवेंट्स के बेसिस पे कभी भी स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें लॉसेज हो सकते हैं। हम हो सकता है उसके रिजल्ट को लेके बुलिश हो, हमें लग सकता है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक भाग सकता है, बट व्हाट विल हैपन, हो सकता है रिजल्ट के बाद बिग प्लेयर उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले, वो स्टॉक ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाए, तो क्या होगा, आपको लॉसेज हो जाएंगे। सो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें डोंट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट, ओनली ट्रेड व्हेन यू हैव अ प्रॉपर एनालिसिस। जब आपका सेटअप आपको कोई ट्रेड दे रहा है तभी आप कोई ट्रेड लें, न्यूज़ और इवेंट के बेसिस पे ट्रेडिंग ना करें। फिफ्थ एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्विंग ट्रेडर इज दैट कि जितना जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें उतनी ही कैपिटल से करें जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलते और हमें काफ़ी अच्छी खासी कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो व्हाट ट्रेडर्स डू, दे टेक अ मनी फ्रॉम समवन, दे डू टेक अ लोन टू डू द ट्रेडिंग। कभी भी हमें उधार के पैसों से ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हम 1 लाख रुपए से स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, हमें चाहे प्रॉफिट कम आएगा बट हम उसी पैसों से ट्रेडिंग करेंगे जो हमारे अपने और जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं और विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ताकि हमें ज़्यादा लॉसेस ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और गाइज मैंने आपको जो 4 तरीके इन्वेस्टिंग के बताया, अगर आप उसमें से किसी भी तरीके पे एक फुल डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं, ताकि आप समझना चाहते हैं कि आप उसमें कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि उस पर आप कैसे अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, go and join my telegram channel now. Thank you guys, bye bye.